हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। किचन से लेकर हॉस्पिटल तक प्लास्टिक के बगैर किसी का काम नहीं चलता। ज़रा सोचो, अगर आपकी डेली लाइफ से अचानक प्लास्टिक से बनी चीज़ें गायब हो जाए तो कैसा लगेगा। कहीं पानी की बोतल ना हो, कंघा ना हो, कुर्सी, सब्जियों के लिए थैली भी नहीं, और रिमोट, टीवी, और हाँ, ये मोबाइल फ़ोन भी तो गायब हो जाएगा। सोच सकते हो ऐसी दुनिया। कितना ही कह लो कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, ये जानवरों के लिए जानलेवा है, यही नहीं, अपन इंसानों के लिए भी प्लास्टिक बेहद खतरनाक है। लेकिन प्लास्टिक तो ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन चुका है कि इसके बगैर किसी का काम नहीं चलता। प्लास्टिक हमारी लाइफ में इतना इन्वॉल्व है कि यहाँ की जिस माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस वाईफाई से अपलोड होगा, और जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो, सब में प्लास्टिक है। कहना ये चाहता हूँ कि पानी, खाने और हवा की तरह प्लास्टिक भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। ओबियसली जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना ये खतरनाक भी है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये इतना सिंपल सा दिखने वाला मटेरियल, जो इतना किफ़ायती, इतना टिकाऊ और इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना खतरनाक कैसे बन गया। ये समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री समझना ज़रूरी, कि कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हमारे डे टू डे लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। दोस्तों, केमिकली प्लास्टिक पॉलीमर क्लास से बनता है, और जब ये इन्वेंट हुआ था तब ये काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था। उस टाइम पे जो क्रोकरी होती थी या कंगे टाइप मटेरियल होते थे, ये एनिमल बाई प्रोडक्ट से बनते थे, जैसे हाथी के दांतों से, जो काफ़ी रेयर और महंगा होता था। और ओबियसली एनवायरमेंटल कंसर्न तो थे ही। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए था जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और आसानी से मिल जाए। तो शुरुआत हुई 1862 में, जब लंदन का एक व्यक्ति था, अलेक्जेंडर पार्क्स, जो एक ऐसा मटेरियल बनाना चाहता था जो सिंथेटिक हो और वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कॉटन को एसिड में मिला के सेल्यूलोज नाइट्रेट बनाया, जिसको वो पाक्सिन कहने लगे, और ये थी प्लास्टिक की दुनिया में एंट्री। इसके बाद इस पे और रिसर्च हुई और इन्वेंशन हुए। फिर डॉक्टर लियो बेकलैंड ने दुनिया का पहला प्योरली सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया और उसको पेटेंट कराया अपने ही नाम से, बेकलाइट। और इसी से शुरुआत हुई मॉडर्न प्लास्टिक इंडस्ट्री की। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन होते रहे और ये मटेरियल और सस्ता, इफ़ेक्टिव और किफ़ायती होता गया। और 1930s में जब वर्ल्ड वॉर आया, प्लास्टिक का एक बूम पीरियड देखने को मिला। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस पॉलीमर के बहुत सारे टाइप्स को बनाया और वो अलग अलग यूजेज में आने लगे। पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नाइलॉन, टेफ्लॉन, न जाने कितने तरह के प्लास्टिक मटेरियल है आजकल। इन चीज़ों को पहले तो रिवोल्यूशनरी कामों के लिए यूज़ किया गया, कि जो एयरक्राफ्ट है उनको लाइट वेट कैसे बनाया जाए, पैराशूट्स का यूज़ कैसे किया जाए, रस्सियाँ और मजबूत कैसे बनाई जाए। साथ ही स्पेस मिशन में भी प्लास्टिक का यूज़ करके बहुत रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन होने लगे। और फिर रियलाइज़ हुआ कि ये मटेरियल इतना सस्ता और टिकाऊ है कि इसको कमर्शियली भी यूज़ किया जा सकता है। तो अलग अलग तरह के और प्रोडक्ट्स और टाइप्स बनाए और फिर वो प्लास्टिक बनाया जिसको हम आज जानते हैं। आज के समय में ये हर चीज़ में घुस गया है, क्योंकि मटेरियल ही इतना सस्ता, ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और टिकाऊ है, तो हर चीज़ में यूज़ होने लगा। प्लास्टिक प्रॉब्लम को टैकल करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इसने हमारे एवोल्यूशन में इतना बड़ा रोल प्ले किया है। स्पेस ट्रेवल पॉसिबल हो गया, हमारे ऑटोमोबाइल, गाड़ी, प्लेन सब हल्के हो गए, जिससे ट्रेवल और कन्वीनियंट हो पाया। हेलमेट, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, इनोवेशन कितना हुआ। अब सवाल उठता है, इतना इम्पोर्टेंट है तो प्लास्टिक प्रॉब्लम कैसे बना। ये तब पता चला कि देखो, इंसानों को यूज़ एंड थ्रो की आदत तो है, और प्लास्टिक इतना जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। एक एग्जांपल को लेके समझाता हूँ। देखो, ह्यूमंस बिहेवियर के हिसाब से हमें हमेशा से कूड़ा कचरा कहीं भी डंप करने की आदत थे, और वो पहले के ज़माने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो भी हम वेस्ट जनरेट करते थे वो ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल हुआ करता था। या तो वो वेजिटेबल वेस्ट होगा या वो लकड़ी होगी, जो एनवायरनमेंट में वेस्ट डिकम्पोज हो जाता था, और स्टील और आयरन के प्रोडक्ट्स वो रिसाइकल हो जाते थे। बट फिर जब हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करना शुरू किया, जब इस हाथ में हमारे चिप्स का पैकेट और इस हाथ में पानी की बोतल होने लगी, तो हम अपना खा पी के फेंक देते हैं,
और वो कचरे से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हम फेंक तो देते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक वेस्ट वहीं पड़ा रहता है और इसी वजह से एनवायरनमेंट में प्लास्टिक पाइल अप होना शुरू हो गया और देखते देखते डंपिंग ग्राउंड से लेके ओशियंस, पहाड़, हर जगह प्लास्टिक फैलता चला गया। आज की डेट में आप अपने शहर की सड़क पर हो या किसी दूर हिमाचल के पहाड़, आपको प्लास्टिक हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही आम आदमी खा पी के बच्चे को चीज़ फेंकने का आदी रहा है। लेकिन हमने ये रियलाइज़ नहीं किया कि जो प्लास्टिक मैं अभी फेंक रहा हूँ ये अभी के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, 1 साल तक के लिए नहीं, 2-3 जनरेशन तक पड़ा रहेगा। प्लास्टिक सिर्फ 100 साल के अंदर ही एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है और यूजुअली इतनी छोटी ये प्रॉब्लम दिखती है, उतनी छोटी है नहीं। प्लास्टिक डिस्पोज कर देने के बाद हमें लगता है कि अब हमारा इससे क्या लेना देना, लेकिन मैं आपको बहुत ज़रूरी फैक्ट बताना चाहता हूँ कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर काफ़ी जानी मानी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी एक 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज इंसान सिर्फ 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में 5 ग्राम प्लास्टिक इंजेस्ट कर लेता है। सीधे शब्दों में एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक हमारी बॉडी में सिर्फ 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में एंटर कर जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लास्टिक हमारी बॉडी में जाता कैसे है। हम सब ने सुना है कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 500 साल, 1000 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक इन्वेंट ही 1907 में हुआ था। तो बेसिकली अभी इतने साल हुए ही नहीं कि हम कह सके कि चलो इतने साल बाद ही सही, लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज हो जाएगा। सच तो ये है कि प्लास्टिक कभी बायोडिग्रेडेबल होता ही नहीं है, यानी माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जैसे दूसरे नेचुरल ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में नहीं तोड़ सकते। अब अगर बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में समझाएं तो प्लास्टिक अर्थ में रिसाइकल नहीं हो सकता। इसकी नेचर इनऑर्गेनिक होती है, ये प्योरली केमिकल से बना होता है। देयर इज़ नथिंग नेचुरल अबाउट प्लास्टिक्स। प्लास्टिक पोल्यूशन पे वैसे भी आपको कई रिपोर्ट्स मिल जाएगी, बट हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया कि माइक्रो प्लास्टिक्स यानी कि प्लास्टिक के बहुत छोटे टुकड़े अब हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि हमारी नसों और आर्टरीज में भी पाए गए हैं। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि अनबोर्न बेबीज़ के प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं और रिसर्च ने इसे बहुत खतरनाक बताया है, क्योंकि ना सिर्फ जी रहे हैं उनके लिए बल्कि जो पैदा भी नहीं हुआ उसको भी प्लास्टिक पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है। अभी प्लास्टिक की प्रॉब्लम इतनी खतरनाक हो गई है कि अब ये सिर्फ नाले ब्लॉक नहीं कर, ये हमारे खून में पहुंच चुका है। प्लास्टिक की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर 30 सेकंड में एक इंसान की मौत हो रही है, स्पेशली इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और जिस एयर पोल्यूशन का इतना हवा बनाया जाता है, 1/5 ऑफ द एयर पोल्यूशन डेथ भी प्लास्टिक की वजह से होती है। और हाँ, सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, बाकी स्पीशीज़ जिनके साथ हम प्लेनेट शेयर करते हैं उनको भी प्लास्टिक अफेक्ट कर रहा है। एक एस्टिमेशन के हिसाब से हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा मरीन एनिमल्स सिर्फ प्लास्टिक की वजह से मरते हैं। और इनफैक्ट हमारे जो ओशन है उनमें 1 करोड़ 27 लाख टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक पड़ा हुआ है। कई सारे रिपोर्ट्स ने साबित कर दिया है प्लास्टिक दुनिया में हर चीज़ को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है। वाइल्ड लाइफ से लेकर मरीन लाइफ और एटमॉस्फेयर से लेकर ह्यूमन लाइफ तक हर चीज़ प्लास्टिक से अफेक्ट हो रही है। यही नहीं, ये हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स में तक मिल चुका है। मतलब साइंटिस्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का एक फेज डिफाइन करेगा। जैसे कि स्टोन एज, आइस एज होता है, ऐसे ही इस दौर को हम कहेंगे द प्लास्टिक एज। आप आंकड़े सुनोगे तो चौंक जाओगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो इसके पोल्यूशन, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन दोनों के लिए प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि किसी भी तरीके से इसके नेचुरल एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए ओशियंस और रिवर में जमा रह जाता है, जिससे मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। लैंडफिल्स भर जाते हैं और ये प्लास्टिक वहीं का वहीं रहता है। प्लास्टिक की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कभी दिखाई नहीं देती वो है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जो मॉडर्न डे प्लास्टिक है इसका प्रोडक्शन पेट्रोलियम से होता है, जिसका मतलब है जितना हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे उतना ही पेड़ों और जंगलों को काटा जाएगा, ताकि और ड्रिलिंग हो सके और तेल निकाला जा सके और रिफाइनरीज बन चुके। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इनविजिबल इशू है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन में बहुत बड़े लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता है, जो सबसे बड़ी वजह है राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और वगैरह वगैरह। एंड नेक्स्ट, इसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट जो है आपको मुझे सबको इफेक्ट कर रहा है वो है इसका ह्यूमन हेल्थ पर जो असर पड़ रहा है,
क्योंकि ज़्यादातर हम जो खाना पानी प्लास्टिक में कंज्यूम करने लगे, इसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे अंदर जा रहा है। इसके हार्मफुल केमिकल्स की वजह से कैंसर और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और जो नई प्रॉब्लम पाई गई वो है माइक्रो प्लास्टिक्स, मतलब वो इतना छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा जिसको हम देख भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, ये कहीं भी घुसा जा रहा है। ओशियंस, ग्लेशियर में पाया जा चुका है और अब हमारे खून में भी। अब मैं बी पॉजिटिव के साथ साथ प्लास्टिक पॉजिटिव भी हूँ। माइक्रो प्लास्टिक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके इफ़ेक्ट साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च ही कर रहे हैं। पहले लगता था कि क्या ये खून में मिल सकता है, तो हाँ, ये खून में भी आ चुका है। अब इसकी ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, ये आपकी डे टू डे बॉडीली फंक्शन में कैसे असर करेगा और उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसका अभी भी हमें पता लगाना बाकी है। हम अभी रोज़ प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, बट ये हमारी बॉडी पर क्या असर कर रहा है ये हमें पता ही नहीं है। प्लास्टिक समय के साथ साथ डिग्रेड होता जाता है। अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। बायोडिग्रेड यानी अर्थ में रिसाइकल होना, और डिग्रेड यानी समय के साथ साथ बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो प्लास्टिक समय के साथ साथ बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी केमिकल नेचर कभी नहीं बदलती, सिर्फ ये साइज में रिड्यूस होता जाता है। और यहीं पर बनता है सबसे खतरनाक चीज़, माइक्रो प्लास्टिक्स। जब प्लास्टिक को डिस्पोज करते हैं तो सनलाइट, वाटर, विंड, इन सब के एक्शन से धीरे धीरे प्लास्टिक बेहद छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है और एक समय के बाद इनका साइज़ 5 मिलीमीटर से भी कम हो जाता है, और यही होता है माइक्रो प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक और भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है क्योंकि ये एवर लास्टिंग है और बहुत ही आसानी से ये समुद्र के पानी, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो पानी हम पीते हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक के ट्रेसेस पाए जा चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन माइक्रो प्लास्टिक्स को इन वाटर सोर्सेज से फिल्टर आउट भी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, माइक्रो प्लास्टिक बहुत ही इजीली फूड चेन के थ्रू हमारे खाने में एंटर कर जाते हैं। एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ। समुद्र में एक तरीके का मरीन प्लांट होता है, फाइटोप्लैंक्टन। माइक्रो प्लास्टिक्स उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं सेल्स के थ्रू। उसके बाद मछलियाँ और दूसरे समुद्री जीव इनको खाते हैं, तो ये उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। और फाइनली इन मरीन एनिमल्स को जब ह्यूमन एट लास्ट कंज्यूम करते हैं तो सारा माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। फिर सबसे ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक की क्वांटिटी हमारी बॉडी में पाई जाएगी। ऐसा बायोमैग्नीफिकेशन के इफेक्ट के कारण होता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे समुद्री जीव थोड़ा थोड़ा माइक्रो प्लास्टिक इंजेस्ट करेंगे फाइटोप्लैंक्टन के थ्रू, बट अल्टीमेटली ह्यूमन ही इन सब को कंज्यूम करेगा। तो सबसे ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक हमारी ही बॉडी में एंटर करेंगे। ये मत समझना कि आप सी फूड नहीं खाते तो आप माइक्रो प्लास्टिक से बचे हुए हो, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक आज की डेट में हर जगह पाए जा चुके हैं। चाहे सोइल हो, चाहे पानी, नमक, शहद हो, हर जगह माइक्रो प्लास्टिक के ट्रेसेस पाए जा चुके हैं। माइक्रो प्लास्टिक अर्थ के सबसे हाईएस्ट पीक यानी कि माउंट एवरेस्ट से लेकर अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी मरियाना ट्रेंच तक हर जगह पाए जा चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अब इससे बचने के लिए? ये काफ़ी बेसिक से चीज़ें हैं जो ये हम सब ने सुनी हुई है पर हम कभी फॉलो नहीं करते। अगर आप ग्रोसरी स्टोर या मार्केट जा रहे हैं तो अपने साथ एक बैग कैरी कीजिए, क्लॉथ बैग, जूट बैग, बट प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलीथीन वहाँ से मत लीजिए। अगर जूस ले रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं तो दुकान वाले को कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल मग दे, या ऐसी दुकान पर जाया करो जहाँ रीयूजेबल या बायोडिग्रेडेबल मग यूज़ होते हो। बेसिकली बात यह है कि इन सारी प्लास्टिक की चीज़ों को रिसाइकल कर नहीं सकते या फिर इनको रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें या तो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी या लैंडफिल्स का साइज इंक्रीज करेगी या इन्हें इंसिनरेटर्स में डाल दिया जाएगा, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि प्लास्टिक को जलाने पर ये बहुत ही टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करता है। देखो, सच बताया जाए तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। ये हमारी डेली लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो चुका है, आप इसको चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मुझे गर्मी लग रही है और मेरा स्विच बोर्ड अगर प्लास्टिक का बना हुआ है तो मैं यूज़ करूँगा ना। अब लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन प्लास्टिक के बन रहे हैं, क्या करोगे? फेंक थोड़ी दोगे। प्यास लग रही है और पानी अगर प्लास्टिक बोतल में मिल रहा है तो फिर पियेंगे ना।
जिंदा तो रहना ही है। तो बेसिकली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट इसका प्रिकॉशन है, वो है लाइफस्टाइल चेंज करने का। हम बस इसको अब अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही माइक्रो प्लास्टिक की, तो वहाँ क्या ही कंट्रोल करेंगे, वो अब हमारे खाना पानी हमारी हवा में आ चुका है, तो वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। वो चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है। हम प्लास्टिक से लड़ नहीं सकते, पर अवॉइड तो कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल किया जाए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो बुराई है वही उसकी अच्छाई है कि ये इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए इसे बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ऑलरेडी हमारे प्लेनेट पर अब इतना ज़्यादा प्लास्टिक है कि हम एग्जिस्टिंग प्लास्टिक को ही प्रॉपरली यूज़ और रिसाइकल करने लगे तो हमें और प्रोड्यूस करने की शायद ही ज़रूरत ना हो। और ऐसा भी नहीं कि क्लाइमेट के लिए करना, एनवायरनमेंट के लिए करना है, नहीं, अपने लिए करना है। प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ मत करो। अगर खाने के थ्रू नहीं तो आसपास के एरिया में जहाँ की गंदगी तो फैलाई गई, कपड़े का थैला होते हैं वो यूज़ करो। प्लास्टिक बोतल में पानी मत पियो और स्टील वाली यूज़ करो, सस्टेनेबल भी हो जाएगी, कूल भी लगोगे। अगर कोई भी चीज़ गर्म है तो उसको प्लास्टिक में मत खाओ। ज़ोमैटो स्विगी से जब खाना ऑर्डर करते हो तो उसमें ऑप्शन देते हैं कि कटलेरी चाहिए कि नहीं, तो कोशिश करो कि अपने घर के बर्तन में खा लो, क्योंकि प्लास्टिक अगर आपके पास आया तो अल्टीमेटली आपके आसपास ही रहेगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, प्रिकॉशन ले सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक या कहानी के साथ।